में था और उनका वो धन्यवाद देना और थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। तो विज्ञान भारती के मान्यवर सभी पदाधिकारी महानुभाव, मुझे लगता है शायद मान्यवर जयंत जी सहस्त्रबुद्धे का सुबह व्याख्यान हो गया था, अब शायद वो नहीं होंगे, लेकिन मान्यवर जयंत जी सहस्त्रबुद्धे और सभी विज्ञान भारती के पदाधिकारी बंधुओं बहनों, मुझे लगता है कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्राचीन परंपरा कहीं किसी देश में रही है तो भारत में रही है, और इस बात को विज्ञान भारती के मंच से कहने की कहीं आवश्यकता नहीं रहती है कि विज्ञान की कितनी प्राचीन परंपरा अपने देश में रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा वहीं से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं हमारी प्राचीन भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा से प्रारंभ करते हुए आज के समय में हमारे लिए किस प्रकार की चुनौतियां विज्ञान के क्षेत्र में और जो उदीयमान प्रौद्योगिकी यानी जो सनराइज टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में किस प्रकार की, और हमें किस प्रकार से एक सामूहिक रूप से साझे प्रयासों से देश को उन्नत देशों की अग्रपंक्ति में स्थापित कर सकते हैं, दो विषय को मैं जोड़ना चाहूंगा। तो मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जिन लोगों को पेसमेकर लगता है तो उसमें पेसमेकर कुछ नहीं है, एक सिल्वर आयन बैटरी है, और सिल्वर आयन बैटरी से एक इलेक्ट्रोड लेकर हृदय के अग्रभाग में पेरिकार्डियम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उस सिल्वर आयन बैटरी से इतनी बिजली की आपूर्ति देते हैं विद्युत की कि जिस व्यक्ति की हार्ट बीट 70 से 40 आ गई है वापस वो 70 पे आ जाती है। यानी कि हृदय के अग्रभाग में इस प्रकार के विद्युतीय स्पंदनों की भूमिका है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक स्पष्ट मंत्र है, अग्निघुं हृदय नाशनी हृदयाग्रेण पशुपति प्रसन्न हृदय, तो जिसका अर्थ है कि मैं हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करूं। यानी कि जो बात हमने आज 20वीं सदी में पता लगाई कि हृदय के अग्रभाग में सूक्ष्म जैव विद्युतीय स्पंदनों की भूमिका होती है, उस बात को हमारे प्राचीन मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले वेदों में लिपिबद्ध कर रखा। अब मैं अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाऊं तो आज हम कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो बना है जिसमें लगभग 2 ट्रिलियन 20 खरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में 400 से 500 अरब तारे ग्रह नक्षत्र हैं, और यह संपूर्ण दृश्य जगत जो बना है हम कहते हैं कि इसका 1/4 एनर्जी से बना है, 3/4 इज डार्क एनर्जी। हम जो कॉस्मिक फिजिक्स में कहते हैं 3/4 इस ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी है, बल्कि कहते हैं कि 4% से बना है ब्रह्मांड, 22% डार्क मैटर है और 74% डार्क एनर्जी है। हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में यजुर्वेद में कई मंत्र हैं, जैसे त्रिपादूर्ध उदेत पुरुष पूरे 2 श्लोक हैं जिसमें वो कहते हैं कि उस विराट ब्रह्म के एक पाद यानी 1/4 में ये संपूर्ण दृश्य जगत दिखाई देने वाला जगत है, सारी आकाश गंगा ग्रह नक्षत्र प्राणी सब कुछ, और 3/4 उस विराट ब्रह्म का 3/4 इस अनंत अंतरिक्ष में विलीन है अदृश्य रूप से। तो मुझे लगता है कि चाहे वह कॉस्मिक साइंस हो, चाहे वह जीवन विज्ञान हो, और हमारे यहाँ हर एक शब्द की अपना अर्थपरक व्युत्पत्ति है, निर्वचन है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं मंत्र शब्द कैसे बना, मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने वाले की रक्षा करे वह मंत्र है। तो हम कहते हैं शंकर शब्द कैसे बना, शम तनोतु इति शंकर, संकटों से रक्षा करे वह शंकर है। अब जिंक के लिए हम शब्द काम लेते हैं यशत। यशत शब्द की व्युत्पत्ति हमारे यहाँ निरुक्त में आती है, ताम्रः यश प्रदायते इति यशदः, which gives credit to the copper। अब दुनिया में जिंक के मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं जानता था। भारत ने अधिकांश धन जो कमाया वो जिंक के एक्सपोर्ट से कमाया, और हमारे यहाँ 4000-5000 साल पहले जो जिंक की मैन्युफैक्चरिंग होती थी जावर माइंस में वगैरह सब जगह, उसके आज भी अवशेष उपलब्ध हैं। तो वहां क्या जिंक की स्मेल्टिंग, आप कई लोग विज्ञान के हैं, जिंक की स्मेल्टिंग बड़ी सेंसिटिव है। 820 डिग्री पे जब जिंक और को गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होगी, और 910 डिग्री पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब उस समय कोई थर्मोस्टेट तो होते नहीं थे, तो कैसे वो 820 से 10 डिग्री के बीच में ले और मेटल ले, कोई दुनिया में कोई लेना नहीं जानता था। लेकिन हमारे प्राचीन मनीषी ये जानते थे कॉपर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, वो कॉपर मेटल की प्लेट का उपयोग करके और जिंक को मेटल फॉर्म में लेते थे।
और इसलिए ताम्रः यश प्रदायते इति यशद, यानी यशद शब्द में पूरी मेटलर्जिकल केमिस्ट्री छिपी हुई है। ऐसे ही जब हम कहते हैं हृदय शब्द के लिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हृदय शब्द जो है, हृदय के काम क्या है हार्ट का, कि ब्लड सर्कुलेट करनी, 1526 में पता लगा। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण 5000 साल पुराना ग्रंथ है जिसमें कहा है हृदय शब्द कैसे बना। हरते, ह का है हरते यानी लेता है, हरते, ददाते यानी देता है, दूसरा द है, और फिर रहते यानी घुमाता है, लेता है, देता है, घुमाता है, यानी रक्त को लेता है, रक्त को देता है, रक्त को घुमाता है। इससे ही हृदय शब्द बना, हरते, ददाते, रहते। तो कहने का मतलब यह है कि मैं भी उन सारे शब्दों के निर्वचन में नहीं जाऊंगा, लेकिन सूर्य के भी अनेक नाम है, जो हेली, भास्कर आदि, उसमें फ्यूजन, फिशन आदि विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है वो सबका उनको करते हैं। तो वो छोटी सी बात है, हम कहते हैं सूरज से प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा है त्रिर्या दिवह परिमुहूर्तम आगात, एक मुहूर्त होता है 2 घटी का, एक घटी होती है 24 मिनट की, तो 48 मिनट, फिर एक मुहूर्त, एक मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश 3 बार सूरज से आकर जा सकता है। 8 मिनट में आता है तो 16 मिनट में आएगा जाएगा, और 3 बार में 16 3 48। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे प्राचीन वांग्मय का कोई शब्द, कोई श्लोक, कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ मतलब जो है न निकले। अब यह है कि हम कई बार नहीं निकाल पाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो मूल रूप से एक तो मुझे लगता है कि विज्ञान भारती के अंतर्गत हम अगर अपने इस प्रकार के प्रत्येक प्राचीन वांग्मय या जो हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, उन स्क्रिप्चर्स या उन ग्रंथों को अगर हम ठीक से अध्ययन करें तो इतना सारा हमको वैज्ञानिक मतलब ज्ञान मिल जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चूंकि मैं बहुत विलंब से आया हूं इसलिए अपने विषय को लंबा नहीं करूंगा। अब दूसरी बात मुझे जो लगती है कि यह जो केवल हमारे प्राचीन वांग्मय में केवल इसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान नहीं है, बल्कि बहुत सारी सिविलाइजेशनल मतलब जो है खासियतें हमारी दिखाई देती है। जैसे मैं एक दिन वैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें जब हनुमान जी आकर भरत जी को सूचना देते हैं, नंदीग्राम में वो कुटिया बना के रह रहे थे, तो हनुमान जी आकर कहते हैं कि भाई भगवान राम का विमान भारद्वाज आश्रम तक आ चुका है, अब वो यहाँ आने वाले हैं कुछ ही पलों में, और आप उनके स्वागत की तैयारी कर लीजिए। तो वो तत्काल शत्रुघ्न जी और मंत्रियों को बुलाते हैं, कहते हैं भाई यहाँ नंदीग्राम से हम अयोध्या तक पैदल जाएंगे, रास्ते की सड़कों को साफ करवा दो, कंकड़ पत्थर हटा दो, गड्ढे भरवा दो, और हजारों धरती पे काम करने वाले, मजदूरी पे काम करने वाले श्रमिकों को लगाओ और ये सारा करवा दो, और बर्फ से ठंडा करके पानी का छिड़काव करो। आप देखना वाल्मीकि रामायण में लिखा है हिम शीतेन वारिणः। हम पढ़ाते हैं कि बर्फ का आविष्कार 1858 में हुआ, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है हिम शीतेन वारिणः, और केवल कुछ 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर उनको वो छिड़काव करना था, तो कहीं बर्फ हिमालय से नहीं लाई गई, वो अयोध्या में कैप्टिव आइस रही होगी, जिससे कि उन्होंने 15 मिनट में उस बर्फ से पानी को ठंडा करके वहां के रास्तों पर छिड़काव किया होगा। तो मैं चाहे सिविलाइजेशनल एंटिक्विटीज हो, चाहे, बल्कि रामायण की एक बात को और करके मैं फिर आधुनिक विज्ञान के चुनौतियों पे आता हूं। अक्सर हम कहते हैं भाई भगवान राम का काल तो त्रेता युग में था, 8,64,000 का द्वापर बीत गया, 5,0122 साल कलयुग के निकल गए, 8,69,000 साल पहले त्रेता युग खत्म हो गया था। क्या भगवान राम का जन्म उतना प्राचीन हो सकता है क्या? वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर 4 दांत वाले हाथियों का वर्णन आता है। जो लोग जूलॉजी आर्कियोलॉजी के हैं वो देखेंगे कि मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है कि धरती से 4 दांत वाले हाथी 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। 4 tusked mammoths जो है they have become extinct 1 million years ago। अब जो प्राणी 10 लाख साल पहले धरती से विलुप्त हो गया, उसका वर्णन अगर वाल्मीकि जी ने किया है, तो इसका मतलब यह है कि रामायण काल को हमको उस कालखंड में ले जाना ही पड़ेगा। ऐसे अनेक, तो मुझे लगता है चाहे हमारी सिविलाइजेशनल एंटिक्विटीज हो, चाहे हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान हो, हम सबको अलग अलग, बल्कि हम लोग ये कर लें कि कोई एक समूह रामायण का अध्ययन करे, एक समूह यजुर्वेद का करे, एक समूह ऋग्वेद का करे, और उसमें हम ज्ञान विज्ञान ढूंढें। और करीब 1.25 करोड़ पांडुलिपियां
हमारे यहाँ विभिन्न अभिलेखागारों में रखी है। हमारे यहाँ उदयपुर में सिटी पैलेस में एक 16वीं सदी की पांडुलिपि है, वायु पुराण की एकलिंग महात्म्य। उसमें लिखा है सरस्वती नदी मरुस्थल में अंतर्वर्तनी होकर बह रही है। अब आज तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट की पिक्चर से ये प्रूव किया कि भाई हिमालय के ग्लेशियर से एक वाटर चैनल अंदर ही अंदर रेगिस्तान में अरब सागर में जाकर मिल रहा है। लेकिन वो उस समय उन्होंने लिख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो आज 1.25 करोड़ संस्कृत की पांडुलिपियां विभिन्न अभिलेखागारों में रखी है, या हमारे प्राचीन वाङ्मय, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब में जो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, अभी मैं उन सब में नहीं जाऊँ। अब दूसरी चुनौती जो आज हमें लगती है, सिंगापुर से हम 5200 गुने बड़े हैं। सिंगापुर 625 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, लेकिन हमारी तुलना में 7.5 गुने हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट सिंगापुर करता है। इससे मैं ये वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें आज के समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपना स्थान बनाना है। और इसके लिए मुझे लगता है कि टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद इन दिनों सभी प्रमुख देशों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। उदाहरण के लिए चाहे ताइवान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, वो सारे के सारे तकनीकी राष्ट्रवाद के अंतर्गत देश में जिस विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, वो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसके बाद होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पर आगे काम करना, यह एक आने वाले समय के लिए हमारी आवश्यकता हो जाती है। उदाहरण के लिए हम सब लोग डीवीडी प्लेयर्स काम लेते हैं। चाइना ने अपना जो टेक्नो नेशनलिज्म का अभियान चालू किया, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक डीवीडी प्लेयर पे $4.5 की रॉयल्टी विदेश जाती है, क्यों नहीं हम कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाए। उन्होंने ईवीडी डेवलप की, एनहांस वर्सेटाइल डिस्क, और ईवीडी प्लेयर्स डेवलप किए। और चीन की सरकार ने भी वहां के कानून ऐसे बना दिए कि वो ईवीडी प्लेयर्स जो है वहां काफी पॉपुलर हो गए। तो आज ईवीडी और ईवीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स लगभग बराबर में काम करते हैं। जैसे आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा नहीं है ना। आज हम देखें $432 बिलियन के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड में जो है, उसमें हमारा शेयर केवल $4 बिलियन का है। क्योंकि हम लोग काम करते हैं, ओरेकल के लिए काम करते हैं, सन माइक्रो सिस्टम के लिए काम करते हैं, एप्पल के लिए करते हैं, गूगल के लिए करते हैं। अब जैसे हम चाहें तो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, हम चाहें तो गूगल मीट और जूम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, हम चाहें तो SPSS जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अपने देश की अगर 2 IIT, 4 NIT, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज और 10 कंपनियां मिलकर एक कंसोर्शियम बना ले, सहायता संघ बना ले, और हम बांट लें कि भाई टाइम सीरीज का आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, क्यूटोसिस का आप करोगे, रिक्रिएशन का आप करोगे, और ऐसे हम अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करके, और चाहे तो चाहे SPSS जैसा सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अब जैसे चाइना ने सबसे पहले रेडफ्लेक्स लिनक्स अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, फिर उन्होंने चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, फिर उन्होंने काइलिन डेवलप किया, फिर उन्होंने नियो काइलिन डेवलप किया, नियो काइलिन के बाद उन्होंने यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। आज चाइना के 40% पर्सनल कंप्यूटर्स उनके यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गूगल सर्च इंजन से ज्यादा बढ़िया सर्च इंजन, शायद अगर ये अभी कोविड नहीं फैलता और दुनिया चीन से दूरी नहीं करती, 2 साल बाद शायद हो सकता दुनिया के ज्यादा लोग गूगल सर्च इंजन की बजाय बाइडू जो चीन ने डेवलप किया वो कर रहे होते। काफी अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम भी डेवलप किया है, बेडू। तो कहने का मतलब यह है कि सभी क्षेत्रों में हमें अपना मुझे लगता है कि टेक्नो नेशनलिज्म को स्थान देते हुए देश में आज जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, उसको हमको डेवलप करने की जरूरत रहेगी आने वाले समय में। इसके साथ ही साथ मुझे 2-3 चुनौतियां इस समय दिखाई देती है। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया बहुत आगे जा रही है। जैसे चाइनीज कंपनियों ने सिंपल लाखों लंग्स के सिंपल एक्सरे का बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया है, जिसके आधार पर वो सिंपल किसी भी व्यक्ति के लंग के एक्सरे से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को लंग कैंसर कितने समय बाद हो सकता है। गूगल ने जैसे अपना ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया है कि वो रेटिना के पिक्चर से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसको व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉकेज है, या 6 महीने बाद हो सकता है, कितने % होगा, साल भर बाद कितने % होगा। हमने देखा IBM ने अपना कैंसर डायग्नोसिस के लिए वाटसन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो कहने का आज जैसे डिफेंस में है,
हम देखें